लास्ट वीडियो जब हम शूट कर रहे थे तो उसमें हमने वर्क पावर एनर्जी में खास करके वर्क एनर्जी से रिलेटेड दो महत्वपूर्ण और बेसिक प्रॉब्लम से आपकी मुलाकात करवाई थी और ढंग से हमने उसका सॉल्यूशन भी दिया था। उस सॉल्यूशन को देने के क्रम में हमने ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट से भी आपको अवगत कराया था और मैंने ये बात भी कही थी आपसे कि प्रॉब्लम जब हम लोग सॉल्व कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसे हिडन कॉन्सेप्ट है जिससे प्रॉब्लम खुद ढूंढ लेता है। एकदम उसी लिंक में आज कुछ देखिए ना, एक ऑब्जेक्टिव 3 प्रॉब्लम है और एक जेईई मेन का भी पूछा हुआ आईआईटी का भी एक क्वेश्चन आज शेयर करेंगे आपसे, और एक प्रॉब्लम हम अपने रेस्पेक्टेड सर एच.सी. वर्मा के कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स से भी जो एरोडोव से इम्प्रेस्ड प्रॉब्लम है उसकी भी चर्चा करेंगे। मैंने आपको कहा था कि चूंकि ये जेईई नीट के लिए आपका लेक्चर बन रहा है इसीलिए वो दिखना चाहिए उसमें। देखिए प्रॉब्लम थोड़ा सा समझ करके सॉल्व करने वाला है, 3 ऑब्जेक्टिव सिंगल चॉइस वाला है। फिर मोर देन 1 चॉइस वाले प्रॉब्लम पर भी हम आपसे बात करेंगे, आज के लेक्चर में नहीं। ये क्वेश्चन है कि अ हैवी स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम अ क्लिफ ऑफ हाइट h विथ अ स्पीड v। पहले मैं सवाल को पढ़ता हूं, रीडिंग दे रहा हूं, फिर समझाऊंगा, समझ आने के बाद फिर सॉल्व भी करके दिखाऊंगा। The stone will hit the ground with maximum speed if it is thrown. नंबर 1 vertically downward, नंबर 2 vertically upward, सी में horizontally और डी में speed does not depend on the initial direction। अब ये सवाल क्या कहता है कि एक हैवी स्टोन है, मतलब पत्थर का एक थोड़ा सा भारी टुकड़ा है जिसको फेंका गया है किसी क्लिफ, मतलब होता है पहाड़ की चोटी को कहते हैं, फ्रॉम अ क्लिफ ऑफ हाइट h विथ अ स्पीड v। अब सवाल यहां उठता है कि अगर मान लेते यहाँ ये जगह मैंने थोड़ा सा बचा के रखा हुआ है, जैसे मान लेते ये माउंटेन क्लिफ है और इस माउंटेन क्लिफ से किसी बॉल को आप जिधर मन हो उधर फेंकिए, इसका हाइट h सपोज कीजिए हमने मान लिया और ये ग्राउंड है, और कैलकुलेशन ये बताता है कि आप जब इसको यहां से थ्रोन करेंगे, चाहे किसी भी डायरेक्शन में आप थ्रो कीजिए, इधर की तरफ कीजिए या इसको ऊपर की तरफ से ऐसे कीजिए कि ताकि ये ऐसे आकर के ऐसे गिरे, और या फिर इसको आप क्या है 3 ऑप्शन है ना, द स्टोन विल हिट द, ऑप्शन में देखिए वर्टिकली डाउनवर्ड, सीधे इसको यहां से गिरा दीजिए v वेलोसिटी से, या हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कीजिए, या इसको इस तरह से आप इसको भी स्पीड से, किसी भी तरह से 3 ऑप्शन है आपके पास। और चौथा में कि स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल डायरेक्शन, ठीक है ना। तो स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल डायरेक्शन, तो कहने का मतलब है कि ये जो ग्राउंड को हिट करेगा तो किस कंडीशन में, यानी इस तीनों कंडीशन में कौन सा कंडीशन हम लोग सेलेक्ट करें ताकि यहाँ पर ये बॉल जो है वो ग्राउंड को जो हिट करेगा तो उसमें स्पीड मैक्सिमम होगा, है ना। स्पीड जो मैक्सिमम होगा वो किस कंडीशन में होगा, यह हमारा सवाल हमसे पूछ रहा है। एक बात बताऊं, तीनों ही कंडीशन में आप ये रीच करेंगे कि स्पीड की वैल्यू जो है वो लगभग समान रहनी चाहिए, क्योंकि स्पीड का जो मामला बन रहा है, अगर हॉरिजॉन्टली इसको आप प्रोजेक्ट करते हैं तो एक बात तो है कि इसका नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑल कंडीशन में h ही रहने वाला है ना। नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसका क्या रहने वाला है, h ही रहने वाला है। तो इसका मतलब है, और दूसरी बात है कि इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में इसका ये प्लस v है और ये y डायरेक्शन में 0 है और ये y डायरेक्शन में v के बराबर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो कहता है कि इसका जो है वो मतलब किस केस में ये मैक्सिमम स्पीड अचीव करेगा। तो कितना निकाल करके कितना होगा, इसमें अगर मैं
पहले कंडीशन को देखता हूं तो पहले कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ का स्पीड अगर मान लेते हैं मैं v1 मानता हूं तो ये हो जाएगा, मैं अपवार्ड पॉजिटिव लेता हूं, 2 मिनट करके ही देखने में क्या दिक्कत है। अगर मैं अपवार्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूं तो g का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा बता दीजिए। इस कंडीशन में v1 का स्क्वायर हो जाएगा ये v स्क्वायर और +2 इंटू माइनस जी इंटू माइनस एच। सो v1 का वैल्यू होगा √v स्क्वायर और +2gh। ये पहले कंडीशन में जब हमने इसको अपवार्ड थ्रो किया है। दूसरे कंडीशन में कितना आएगा ये देखिए ये आएगा, मैं इसको दूसरा कंडीशन मानता हूं तो इस स्थिति में इसका जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा ये होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 के बराबर होगा। तो v का वैल्यू होगा √u के जगह पर कुछ नहीं 0 और +2gh। सो v का वैल्यू होगा कितना, √2gh के बराबर। ये y डायरेक्शन में, और x डायरेक्शन में भी इसको हमने वेलोसिटी दिया हुआ है तो ये भी वही हो जाएगा। ये v आपको y हो गया, ये vy का वैल्यू हो गया और vx का वैल्यू ऑलरेडी आपका v है। तो नेट मैग्नीट्यूड एक बार फिर से यही रह जाएगा v² + 2gh। क्योंकि जब इस कंडीशन में हॉरिजॉन्टली आपने इसको वेलोसिटी दिया होगा तो ये ऐसे आकर के गिरेगा ग्राउंड पर, है ना, क्योंकि आपने एक्स में भी वेलोसिटी इसको दिया हुआ है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये भी है। और इस कंडीशन में भी हम देखते हैं अगर सीधे डाउनवर्ड इसको प्रोजेक्ट करते हैं तो यहां से क्या होगा, तीसरे केस को देखा जाए। तीसरे केस में हमारे पास हो जाएगा v1 का स्क्वायर बराबर √v² और वही कहानी फिर 2gh के बराबर। सो कहने का मतलब आप ये देख लीजिए, मैं आपको फिर से अच्छे से समझा देता हूं। ये भी प्रॉब्लम देखने में बड़ी आसान लगता है लेकिन समझदारी वाला प्रॉब्लम है। क्या है समझदारी वाला प्रॉब्लम कि तीन तरीके से बॉल को फेंकना है। एक को सीधे अपवार्ड फेंकेंगे तो इसका ग्राउंड हिट करने में कितना वेलोसिटी होगा, एक को हॉरिजॉन्टली फेंकेंगे तो ग्राउंड को हिट करने में नेट स्पीड का मान कितना होगा। वी आर जस्ट गोइंग टू कैलकुलेट इट्स स्पीड, मैक्सिमम स्पीड। तो मैक्सिमम स्पीड में दोनों ही चीजें यहाँ पर आएंगी। जब आप बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं तो ये भी है, तो इसके डायरेक्शन में आपने मान लेते हैं इसको वेलोसिटी नहीं दिया, लेकिन ये बॉल गिरेगा कैसे, जी इसको नीचे लाना चाहेगा और ये इधर लगा, मतलब ये बॉल ऐसे आकर ग्राउंड को हिट करेगा। वही बात मैंने आपको वहां सिखाई है v1 के मामले में। सेकंड केस में ये vy अलग से निकाला, vx भी आपको ऑलरेडी v के बराबर है ना, ये x डायरेक्शन में इसको मानता हूं तो v के बराबर है। तो दोनों का जो वेक्टर कंपोनेंट लेंगे यहाँ पर, तो वेक्टर कंपोनेंट लेने के बाद जब रिजल्टेंट उठाएंगे तो हमको ये वाला वैल्यू मिलेगा। तो ये भी मिला हमको। इस कंडीशन में भी आपने क्या देखा कि हमको v1 का मान v² + 2gh ही मिलता है और इस कंडीशन में भी v² + 2gh ही मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों ही तरह से बॉल को हम फेंकते हैं पर इससे हिटिंग वेलोसिटी जो है उस पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। सो इसका मतलब डी होगा, न तो ये होगा, न तो ये होगा और न तो ये होगा। मैं किसी भी तरह से फेंकता हूं, इसलिए स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल डायरेक्शन, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो फिजिक्स का प्रॉब्लम है, हर पहलू पे विचार करना होगा, हर तरीके से सोचना होगा, ऐसे अनुमान से कुछ नहीं हो सकता है। आपके सामने में है, अगर आपको ये लगे तो बहुत टफ प्रॉब्लम नहीं है लेकिन सोचने वाला है, आप इस पर जरूर विचार कर सकते हैं। और मैंने इसीलिए आपके सामने में कैलकुलेशन भी कर दिया इसका, ताकि आपको वो दिख जाए कि किस तरह से थोड़ा मोशन अंडर ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट भी है और थोड़ा प्रोजेक्टाइल मोशन का भी कॉन्सेप्ट है। और प्रोजेक्टाइल मोशन के कौन है तो वो ऐसे ही सब प्रोजेक्टाइल ही है, लेकिन कोई बात नहीं, 1D 2D दोनों का कॉम्बिनेशन है। और वो भी इसलिए क्योंकि डायरेक्शन इसमें अलग अलग कर दिया गया। खैर, तो इसमें आपको समझ में आ गया। दूसरे नंबर में क्या कहता है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ढंग से सुनना है। द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, याद रखिएगा
वर्क दोनों ही तरह के फोर्स से होता है, एक्सटर्नल से भी होता है और इंटरनल से भी होता है। तो जो ये वर्क एनर्जी थ्योरम की बात हम लोगों ने सीखी हुई है, उसमें बहुत सारी सावधानियां हैं, इस बात को ध्यान से देखना है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल भी आपको अभी दिखाने वाला हूं। द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम इक्वल्स द चेंज इन। अब यहां पे देखिए, हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या पढ़ते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम में सिर्फ हम लोग ये पढ़ते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन बाय फोर्स, है ना? तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय फोर्स, वो अभी तो अगर हमने गंभीरता से नहीं सोची होगी तो हमें तुरंत दिखेगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का मामला दिख जाएगा, है ना? लेकिन इस ऑप्शन में एक्सटर्नल फोर्स अगर आपको सिस्टम पर वर्क करता है तो ये जरूरी नहीं कि हमेशा आप काइनेटिक एनर्जी ही चेंज करेंगे। अगर सपोज कीजिए कि मेरे पास सिस्टम इस तरह के परिस्थिति से जूझ रहा है, सपोज कीजिए कि ये हमारा सिस्टम एनी एंगल थीटा पर है और ये यहां से यहां आने की बात करता है, फिर यहां से यहां जाने की बात करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, इसका तो हाइट भी चेंज कर रहा है और दूसरी बात, इसमें सपोज कीजिए फ्रिक्शन भी मेरे पास है। तो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट अगर मेरे पास होगा तब तो एक्सटर्नल फोर्स के रूप में फ्रिक्शन आ जाएगा, और जब एक्सटर्नल फोर्स के रूप में फ्रिक्शन का फोर्स आएगा तो डिस्प्लेसमेंट आने पर वह भी तो वर्क करेगा, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। तो जब वह भी वर्क करेगा तो फिर उसका वर्क हम निकालेंगे कैसे? तो उसका वर्क निकालने के लिए हम लोग वही चेंज इन टोटल एनर्जी पर जाएंगे। टोटल एनर्जी से हमारा मतलब है पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों, क्योंकि क्योंकि सिस्टम ऐसे परिस्थिति से नहीं जूझ रहा है कि एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल में है और यहां से यहां वस्तु किसी ए से किसी बी पर जा रही है। ठीक है, मानता हूं कि इसमें भी फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, लेकिन यहां तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है तो पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। पर हमारे सवाल ने ऐसा कोई स्पेशलाइज कॉन्सेप्ट को नहीं किया है कि वी आर जस्ट गोइंग टू सॉल्व अंडर द कंडीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लेवल। ये स्पेशलाइज नहीं किया गया है। द सरफेस मे बी लाइक दिस where potential energy also going to change because height of the level, height of the particle also changing। तो ऐसी कंडीशन में पोटेंशियल के साथ साथ काइनेटिक के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी भी वेरिएशन में आएगा, इसीलिए इसका ऑप्शन टोटल एनर्जी का होगा, काइनेटिक नहीं, ओनली पोटेंशियल नहीं, और नन ऑफ दिस तो खैर है ही नहीं। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। सो the work done by external force on a system equals the change in total energy। टोटल एनर्जी, पोटेंशियल का भी नुकसान हो रहा है और मे बी काइनेटिक का भी नुकसान होगा। तो जो फाइनल चेंज हम देखेंगे यहाँ पे वो टोटल एनर्जी का चेंज देखेंगे, एंड दैट इक्वल्स टू द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। आई बात समझ में ना? लेकिन वही सवाल यहाँ देखिए कि द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। अब ऑल द फोर्सेस में एक्सटर्नल भी आ गया और इंटरनल भी आ गया। तो जब ऑल द फोर्सेस की कहानी आएगी तो इसका मतलब है ऑल द फोर्सेस ऑन अ सिस्टम इक्वल द चेंज इन। दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट गिव्स द आंसर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जब एक्सटर्नल इंटरनल दोनों फोर्सेस के वर्कडन को हम लोग मतलब संज्ञान में लेते हुए, कंसिडरेशन में लेते हुए, और तब जब हम लोग वर्कडन निकालना चाहेंगे तो ओनली काइनेटिक एनर्जी के चेंज से हमारा काम चल जाएगा। सो ये जो हमारा इस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी है वो सही ऑप्शन है। यहाँ पे टोटल एनर्जी का मामला, पोटेंशियल का, बाकी देखिए ऑप्शन सेम है। प्रॉब्लम में भी बहुत बड़ा चेंज नहीं है, पर जो चेंज थोड़ा सा भी आया है वो बहुत ही माइन्यूटली सोचने के लायक है। समझ गए? और अगर इसको आप और गंभीरता से देखना चाहेंगे और गंभीरता से इस पर विचार करेंगे तो फुल मजा देगा ये सवाल आपको। और यही है फिजिक्स में कॉन्सेप्ट की तलाश और गंभीरता से फिजिक्स को समझना। तो मैं इसको एरेज करता हूं और वादे के हिसाब से आज मैं एक जेईई मेन का सवाल आपके लिए लाया हुआ हूं। तो जेईई मेन का सवाल लाने के बाद
अब देखिए चीजें बहुत सारी हैं जो छोटी छोटी हैं पर बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम लोग कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को जानना चाहेंगे, हम लोग ये क्या बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल जानना चाहेंगे, फिर अभी स्प्रिंग यानी वेरिएबल फोर्स के और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। एक क्वेश्चन जेई मेन का लेते हैं, है ना, जो जेई मेन में पूछा हुआ है, और फिर जेई एडवांस के भी क्वेश्चन, फिर नीट के भी क्वेश्चन से हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। ये क्वेश्चन है व्हेन अ रबर बैंड इज स्ट्रेच्ड बाय अ डिस्टेंस एक्स। क्वेश्चन है कि व्हेन अ रबर बैंड व्हेन अ रबर बैंड व्हेन अ रबर बैंड इज स्ट्रेच्ड STRETCHED when the rubber band is stretched by a distance x, stretched by distance x। अगर एक रबर बैंड को x डिस्टेंस से हम स्ट्रेच कर देते हैं x, it exerts a restoring force, it exerts a रेस्टोरिंग फोर्स, ये एक रेस्टोरिंग फोर्स एग्जर्ट करता है, एग्जर्ट्स अ रेस्टोरिंग फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एफ, फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एफ इक्वल टू ए एक्स प्लस शायद बी एक्स स्क्वायर, ऐसा ही कुछ है। वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, वेयर A and B are constants। देखो बेटा, ये चूंकि ऑनलाइन लेक्चर है तो एक तरफ से सवाल तो लिखना करवाना संभव है नहीं, पर मैं आपको लाइनअप जरूर करके दे रहा हूं और एकदम ताबड़तोड़ मेहनत कीजिए। और अगर आप रियली में IIT के एस्पायरेंट हो, अगर रियली में आप नीट की प्रिपरेशन करते हो, तो अच्छे बुक का इस्तेमाल करो। कम से कम SC वर्मा कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स से शुरू करो काम करना, उसके ऊपर BM शर्मा चले जाओ, DC पांडे चले जाओ, अच्छे अच्छे बुक को पढ़ो और अच्छे अच्छे बुक के को अपने से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो। ऊपर ऊपर कूदते रहोगे, दौड़ते रहोगे, कभी कुछ होने वाला नहीं है और डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी प्रॉब्लम आपको नहीं आवे, जो प्रॉब्लम आपसे नहीं बन रहा हो, जानते हैं क्या करना है? प्रॉब्लम का नंबर, बुक का नाम आप सीधे कमेंट पर डाल दीजिए, उधर से सॉल्यूशन करके मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पक्का गारंटी के साथ एंड विल विथ फुलफिल कॉन्सेप्ट। घबराना नहीं है, प्रॉब्लम के स्टॉक के मामले में यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी तरह की समस्या हो, आप एकदम बेदाग पूछिए, आपको जवाब मिलेगा। ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, जहाँ ए और बी क्या है? कॉन्स्टेंट्स हैं। तो कहता है देन वर्क डन in stretching the rubber band, work done in stretching the rubber band, stretching the rubber band, from, एकदम आसान सवाल है। x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू L है ना, x इक्वल टू L। चार ऑप्शन देखा जाए, पहला ऑप्शन है आपको AL स्क्वायर प्लस BL क्यूब, दूसरा ऑप्शन है 1/2 AL स्क्वायर और प्लस BL क्यूब, तीसरा ऑप्शन है AL स्क्वायर बाय 2 और प्लस BL क्यूब बाय 3 एंड द फोर्थ इज 1/2 AL स्क्वायर बाय 2 और प्लस BL क्यूब बाय 3। कोई दिक्कत नहीं है, हमको पता है, बहुत टाइम देने वाला सवाल नहीं। आपको ये भी देख करके अच्छा लगेगा कि IIT में किस तरह से, खास करके जेई मेन में बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं होते हैं। बहुत होता है तो एक आध चैप्टर का, एक या दो चैप्टर का मिक्स्ड कॉन्सेप्ट रहता है, बाकी जेई मेन के क्वेश्चन एकदम लीगल होते हैं। लीगल क्या, लीगल तो सभी होते हैं, पर वो मतलब नपे तुल्य कॉन्सेप्ट पर रहते हैं, बहुत परेशान नहीं होना है। तो क्या होगा, DW इक्वल टू हम लोग जानते हैं FDX होता है। यहाँ से फोर्स वेरिएबल है और वो भी वेरिएबल किस तरह से, यहाँ पर देख लीजिए, ये AX और प्लस
बी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स कर दीजिए, ये डी डब्ल्यू का वैल्यू हो गया। और अब इंटीग्रेशन कर दिए 0 से लेकर डब्ल्यू तक और 0 से लेकर के एल तक, बस हो गया। इसमें क्या रखा हुआ, ये होगा ए कांस्टेंट है, ये एक्स डी एक्स 0 से लेकर के एल तक, और प्लस बी इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 से लेकर के एल तक। सो ए एक्स स्क्वायर बाय 2, इसमें आप क्या करें 0 से लेकर के एल तक लगाइए, एंड बी इंटू ये एक्स क्यूब अपॉन 3। ठीक है, कितना बढ़िया, देखिए कितना आसान सवाल देता है। यहां से होगा ए एल स्क्वायर बाय 2 और प्लस बी एल क्यूब बाय 3। अब आपको पूछने की जरूरत नहीं कि कौन सा ऑप्शन आपका आंसर होगा। सो हेयर इज द ऑप्शन नंबर सी, दैट इज करेक्ट वन। और इसके लिए आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। पर एक अच्छा सवाल, उतना भी तो खतरनाक नहीं है, फिर भी मुझे लगता है कि आपको पसंद आएगा ये प्रॉब्लम। और मैं आपके लिए ये ला रहा हूं। मुझे ध्यान है कि ये वर्क एनर्जी का 15th नंबर का कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स का प्रॉब्लम है, लेकिन आप उसके लिए नंबर तंबर को रहने दीजिए अपनी जगह पर, सवाल से मिलिए, सवाल क्या कहा था उसको ध्यान दीजिए। अब इसको आप अपना पॉज करके देखेंगे, नोट करेंगे, मजा लेंगे और फिजिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। एससी वर्मा के, सॉरी क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी के प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन क्या है, कहता है अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अ पार्टिकल ऑफ मास m, अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स ऑन a straight line, moves on a straight line with velocity v इक्वल टू a रूट x। अब देख लीजिए, वेलोसिटी इसका वेरिएबल है। देन फाइंड द वर्क डन, देन फाइंड, ए कांस्टेंट है, द वर्क डन by the force, work done by the force for x equal to 0 to x equal to d। मैंने प्रॉब्लम को थोड़ा शॉर्ट कर दिया। एक कांस्टेंट है, ये आपको मैं बता देता हूं। एक क्या है, कांस्टेंट है। सवाल पूरा लिखा हुआ जैसा भी था, मैंने थोड़ा सा उसको इग्नोर किया और मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीके से प्रॉब्लम को लिखा। थीम समझिए, क्या कह रहा है, पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन पर, बढ़िया बात है। इसका मास क्या है, m है। सवाल में दिया हुआ मास m, देखिए प्रॉब्लम में दिया हुआ है, तो प्रॉब्लम में तो मास आपको पता है। और कहता है कि जिस स्पीड से वो चल रहा है ना, वो स्पीड उसका कांस्टेंट नहीं है, स्पीड इज वेरिएबल। यानी ये गिवन है आपके सवाल में, सॉल्यूशन तो यहीं से आपका स्टार्ट है। दिया हुआ है क्या, v इक्वल टू a रूट एक्स। अब आप देखिए, यह सवाल भी एक कॉन्सेप्ट खोज करके निकालेगा आपका। वो कौन सा कॉन्सेप्ट होगा, तो a इक्वल टू v इंटू डी वी बाय डी एक्स। क्योंकि आप जानते हैं कि a इक्वल टू क्या होता है बेटा, डी वी बाय डी टी। कुछ नहीं करना है, इसमें ऊपर नीचे आप dx से गुना कर दीजिए, तो क्या होगा dv, ये dx बाय dt से एक वेलोसिटी मिल जाएगी और यहाँ रह जाएगा। ये dx बाय dt आप वेलोसिटी हो गया, ये dv सुरक्षित है और ये dx भी आपका सुरक्षित है। सो एक्सीलरेशन का, वेरिएबल एक्सीलरेशन के लिए दो चीजें यूज करते हैं, या तो dv बाय dt यूज करते हैं, और अगर टाइम फंक्शन नहीं है तो भी dv बाय dx भी यूज करते हैं, और यहाँ वही करेंगे हम लोग। अब करना क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, किसको, एज v इक्वल टू a रूट एक्स है, इसीलिए dv बाय dx का वैल्यू क्या होगा। इसको और सुधार देते हैं, आपको डिफ्रेंशिएशन समझ में आए इसीलिए। और डिफ्रेंशिएशन का तरीका मालूम है आपको, कैसे डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो a तो यू ही रहेगा, कांस्टेंट फैक्टर है, कोई दिक्कत नहीं है। पावर बनेगा, कोफिशिएंट बना दीजिए और पावर में से एक घटा दीजिए, तो -1/2, और x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होता है। सो कुल मिला करके हो जाएगा a/2 एंड 1/√x होगा ना। ये पावर माइनस हाफ है तो नीचे आकर के हाफ हो जाएगा, ये इतना आ गया। यानी a/√x
2√x, ये आ गया आपको किसका वैल्यू, dv/dx का वैल्यू। और जब dv/dx का वैल्यू आ चुका है तो आपको क्या करना है, इसीलिए अब एक्सीलरेशन को मैं यहाँ f से दिखा रहा हूं, आप समझना थोड़ा सा, क्योंकि बेटा ए यहाँ कांस्टेंट के रूप में इन्वॉल्व है, तो ए के रूप में एक्सीलरेशन को अभी हम नहीं दिखा सकते हैं। सो या इसको a0 ले लेते हैं, अच्छा लगेगा आपको, a0 लेते हैं, किसके लिए, एक्सीलरेशन के लिए मैं a0 का इस्तेमाल करता हूं, जो होगा v इंटू dv/dx के बराबर, जो होगा v का वैल्यू पहले से आपके पास a√x है, अच्छी बात है, और ये होगा कितना, a/2√x। अब आप ध्यान से अगर देखें तो ये √x से √x खत्म हो गया, जो मेरे पास बचा वो आया a²/2। बहुत खूबसूरत बात यह है कि फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट आ गया, m इंटू a0 बराबर ma²/2। आया कि नहीं आया, एकदम आ गया। और अब तो मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है, x=0 से लेकर के x=d तक आपको वर्क डन निकालना है। हम लोग तो एकदम समझिए कि हम लोगों का बल्ले बल्ले है, इस सवाल में कोई लोचा नहीं है, आपको पूरा आनंद आया होगा। और आए क्यों नहीं, जब सवाल समझते हैं तो मजा आना ही आना है। हम लोग सब्जेक्ट को पढ़ते भी हैं और इंजॉय भी कर रहे हैं। जब सब्जेक्ट समझ में आता है ना बेटा, तो इतना मजा आता है फिजिक्स की, यही तो खासियत है कि जब यह समझ में आया तो न भूख लगेगी न नींद आएगी, सिर्फ फिजिक्स बनेगा। आई बात समझ में, और आपका रिजल्ट दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, ये मैं बोल रहा हूं, और मैं आपको सामने रहता तो मैं लिख के देता आपको कॉपी पर, गारंटी देता। और अगर आप समझ करके आगे बढ़ते तब भी गारंटी दे रहा हूं। आइए देखते हैं। इसीलिए बस वही कहानी बेटा, dw=f/dx लगा देना है और आपको कोई परेशानी नहीं। ये ma²/2 इंटीग्रल dx, इंटीग्रल dw के लिए क्या होगा, 0 से लेकर के आपको शायद l है क्या, सॉरी d था, ये d था, d डिस्प्लेसमेंट तक जाना हो गया। w इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए, ma²/2 पूरा का पूरा कांस्टेंट बाहर कर लिया, और dx के लिए सीधा इसका वैल्यू क्या होगा, d होगा। इसीलिए वर्क डन का वैल्यू होगा ma²/2 इंटू d, एंड दिस इज द आंसर। ऐसे और भी प्रॉब्लम हम आपके लिए लाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं। ये 2 क्लास लगातार प्रॉब्लम किया मैंने, अगले लेक्चर में थोड़ा प्रॉब्लम थोड़ी थ्योरी, क्योंकि मेन थ्योरी निकल चुकी है। अब जो भी सवाल आएगा उसमें पावर रहेगा वगैरह वगैरह सारा चीज रहेंगे। और जो बात मैंने आज प्रॉब्लम में आपको दिखाई है ना, कौन सी, वो जो ऑब्जेक्टिव में दिखाया है, मैं उसको और ज्यादा आपके लिए क्लियर करूंगा सवाल का हेल्प लेकर के, ताकि आपको बिल्कुल मजा आए और आपको लगे कि हम कुछ अच्छा सीख रहे हैं। तो इस तरह से वीडियो में आप बने रहिए, लगातार मेहनत कीजिए, हमारा साथ दीजिए और अपने सब्जेक्ट का साथ दीजिए, अपने एकेडमिक करियर का साथ दीजिए, और मेहनत करने से कभी पीछे नहीं रहना है, क्योंकि जो मेहनत किया वो सफल हुआ। हारने से, बैठने से कुछ मिलने वाला नहीं है। लगाओ अपनी ताकत और निकाल लो अपना रिजल्ट, एक तो आपके लिए फिक्स है। थैंक यू सो मच।